तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध राज्य का उत्कर्ष तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, क्या क्या परिस्थिति थी। तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल से ही, जो उत्तर वैदिक काल से देखते हैं तो लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज के साथ साथ अन्य जो परिणाम चेंज होते हैं तो हम उन्हें देखते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में भी बदलाव आता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव आता है। तो अगर हम देखें तो जो मगध राज्य था 16 राज्यों में इतना शक्तिशाली बनता है, वो कैसे बनता है तो वो देखेंगे। तो हम देखें तो लगभग जो मगध राज्य की जो शक्तिशाली होने का जो कारण था वो था आर्थिक भी था, राजनीतिक भी था और भौगोलिक भी था। अगर हम आर्थिक में देखें तो हम जानते हैं कि सबसे प्रधान जो रहती है वो कृषि रहती है, क्योंकि इकोनॉमिकल और ग्रोथ जिसकी बढ़िया होगी तो वो अपने आप ही ऊपर आएगा। तो अगर देखें तो एक होती है अधिशेष कृषि, क्योंकि अधिशेष कृषि में क्या होता है, जो वो कृषि होती है उससे अपना भी भोजन होता है और जो बचता है धन उसका व्यापार होता है। जो भी अनाज बचता है उसका व्यापार होता है, तो उससे इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। तो हम उसे ही देखते हैं। तो अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं तो अगर किसी भी राज्य का अगर कोई राजा है या कोई शासक है, अगर वो मजबूत रहेगा तो वह राज्य भी मजबूत रहेगा। तो मगध राज्य के भी साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो भी वंश आए और उन वंशों में राजा थे तो किसी न किसी में इतना मजबूत राजा भी थे जो मगध राज्य की उत्कर्ष बना रहा। अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो जो हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति, तो ये थी गंगा नदी और एक थी गंडक नदी और ये थी सोन नदी। तो जो यहाँ था वो था पाटलिपुत्र और जो यहाँ था वो था राजगिरह। तो जो मगध की पहली राजधानी थी राजगिरह, तो वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और जो आगे चलकर राजधानी बनती है पाटलिपुत्र वो चारों तरफ से नदियों से या पानी से घिरी हुई थी। तो अगर हम देखें तो मगध की ये जो राजधानी थी ये भी सफलतापूर्वक बढ़िया स्थान पर थी, और जो युद्ध के आक्रमण से किसी भी प्रकार से इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। तो अगर हम देखें तो मगध जो इतना शक्तिशाली था वो राजधानियों की वजह से था, क्योंकि इस पर तो आक्रमण होता नहीं था लेकिन ये मगध दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता था। अगर हम बात करें मगध राज्य के वंशों का क्रम, तो मगध राज्य में बारी बारी से वंश आए, तो उन्हें देखते हैं। पहले जो आया वो हर्यक वंश आया, उसके बाद जो आया शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। तो ये अगर हम देखते हैं तो मगध राज्य के जो संस्थापक बताए जाते हैं वो कौन बताए जाते हैं, बृहद्रथ बताए जाते हैं। कौन बताए जाते हैं दोस्तों, बृहद्रथ। और इसके बाद जो पहला जो वंश आता है मगध राज्य में वो कौन सा आता है, तो वो आता है हर्यक वंश। तो पहले संस्थापक कौन, मगध राज्य के संस्थापक कौन, बृहद्रथ। और जो पहला वंश आता है वो कौन सा आता है, हर्यक वंश। तो जो मगध राज्य के वंशों का क्रम है तो वो है हर्यक वंश, और दूसरा शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश, और चौथा मौर्य वंश। तो ये भी क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों पेपर में, तो इन्हें भी याद करेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो हर्यक वंश है उसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश का मतलब जो भी राजा हुआ उसके पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर उसने गद्दी प्राप्त की, और अगला जो भी आया तो उसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। तो इसे हम पितृहंता वंश कैसे हैं, लेकिन आगे देखेंगे क्या होता है। तो जो मगध का प्रथम वंश था वो कौन सा था, तो वो था हर्यक वंश। तो मगध पर जो प्रथम वंश का स्थापना हुई वो कौन सा था, तो वो था हर्यक वंश। और जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, तो बिंबिसार।
हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। तो सबसे पहले 544 ईस्वी में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, 544 BC में। अगर हम देखें तो मगध की गद्दी पर सबसे पहले कौन राजा बैठा? तो बिंबिसार। एक बिंदुसार भी हैं, तो दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिंदुसार कौन? बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे और ये बिंबिसार है। लेकिन एक बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बिंबिसार ने क्या किया कि बिंबिसार ने एक राजगृह की स्थापना की और राजगृह की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। और आगे देखते हैं महाकौशल। तो जो बिंबिसार थे वो काफ़ी अच्छे शक्तिशाली राजा थे। तो वो जहाँ भी युद्ध करते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करते थे। तो ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने व्यवहारिक स्थिति से अपने राज्य को विस्तार दिया। अगर देखें तो हम जब कौशल में थे तो वो कौशल में महाकौशला नाम की एक, जब कौशल में युद्ध लड़ते हैं तो जीतते हैं वहाँ से। तो कौशल देश की जो राजकुमार की बहन थी उनसे महाकौशला उनसे विवाह करते हैं। और दूसरा देखते हैं वैशाली जो चेलना थी वो चेटक की बहन, वैशाली राजा चेटक की पुत्री, तो चेलना उनसे विवाह करते हैं। और अगला देखें क्षेमा थी वो पंजाब राज्य की राजकुमारी थी मद्र, तो उनसे विवाह करते हैं। और इनके अलावा देखें तो एक क्वेश्चन और भी बन जाता है दोस्तों। तो जो बिंबिसार थे और जो उनका राजवैद्य था वो कौन था? तो वो जीवक था। और उनको जो भेजा था जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो जीवक को किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। और इनसे एक अलग क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो अवंती के राजा थे प्रदोत, तो उनके लिए जो जीवक भेजा था वो किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था गौतम बुद्ध की सेवा में और राजा प्रदोत की सेवा में भेजा था। उसके बाद बिंबिसार के बाद देखें तो बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और मगध की राजगद्दी पर बैठकर लगभग 493 या 492 के BC के लगभग बैठते हैं। तो अजातशत्रु को एक कुणिक नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत पेपरों में ये भी पूछ लिया जाता है कि कुणिक नाम से किस मगध राजा को जाना जाता था? तो वो अजातशत्रु को जाना जाता है। तो अजातशत्रु पिता की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो पिता की हत्या करने के लिए इसी वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और जो अजातशत्रु था वो काफ़ी एक आक्रमणकारी जो शासक था, वो काफ़ी आक्रमणकारी था। और जो वह वैशाली पर और काशी पर हमला करता है और उसे जीत लेता है। और जो इससे जो लगभग एक पॉइंट है वो लगभग ये है कि जो हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई। तो बौद्ध संगतियों में सबसे पहली जो बौद्ध संगति होती है वो अजातशत्रु के ही समकालीन होती है। और इससे देखें तो जो प्रथम बौद्ध महासभा का जो आयोजन होता है वो किसके समय होता है? तो वो अजातशत्रु के समय होता है। अगर वो आपने दोस्तों वीडियो नहीं देखी हो तो वो उस वीडियो को पहले देख लें। अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इससे जो अगले आते हैं अजातशत्रु की जो हत्या कर देते हैं, कौन कर देते हैं? तो उनके पुत्र उदयन को उदयन भी कहा जाता है, बहुत बुकों में उदयन भी लिखा है। तो कौन कर देते हैं? उदयन। तो इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और इनसे जो एक क्वेश्चन आता है वो है महत्वपूर्ण, जो हमारी गंगा नदी और जो गंडक नदी और सोन नदी, जो इसके संगम पर जो पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? तो वो उदयन करते हैं। और अगर उदयन को देखें तो जो उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं तो फिर बाद में उसे ही राजधानी बना देते हैं, राजगृह से हटा के कहाँ बनाते हैं? तो पाटलिपुत्र बनाते हैं। अगर देखें गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया। इसके बाद जो आते हैं अपने पिता की तो हत्या नहीं करते, लेकिन जो आते हैं इनके पुत्र नागदशक। अगर नागदशक देखें तो नागदशक इस वंश के हर्यक वंश के अंतिम शासक भी रहते हैं। नागदशक कौन रहते हैं? अंतिम वंश
जो याद करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो हर्यक वंश के अंतिम शासक है वो कौन है? नागदशक। और इससे आगे चले तो जो नागदशक हैं उनको हराकर शिशुनाग एक नए वंश की स्थापना करते हैं, शिशुनाग वंश की। तो देखते हैं दोस्तों, तो शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। तो शिशुनाग के और शिशुनाग अपने नाम से ही इस वंश की स्थापना करते हैं। तो ये इनसे ये क्वेश्चन आता है कि ये राजधानी शिशुनाग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो थी वैशाली। पाटलिपुत्र से हटाकर वो कहाँ ले जाते हैं राजधानी को? वैशाली। तो इनसे एक ही क्वेश्चन आता है। और अगला देखें, कालाशोक। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन लगभग इनसे ही बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इनसे भी। तो जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, जो उदयन ने बनाई थी, अपनी पाटलिपुत्र नगर बसाया था, स्थापना की थी और उसे राजधानी बनाया था। तो जो नागदशक होते हैं तो वो वैशाली ले आते हैं राजधानी को। लेकिन जो नागदशक होते हैं, जो कालाशोक होते हैं, किसके पुत्र? शिशुनाग के पुत्र। तो वो क्या करते हैं? शिशुनाग के पुत्र कालाशोक वो राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले जाते हैं, पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देते हैं। लेकिन इनसे जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो बौद्ध सभा थी, द्वितीय बौद्ध सभा, वो किसके काल में आयोजन हुआ? तो वो किसके काल में आयोजन हुआ? तो वो कालाशोक के लगभग शासन में ही आयोजन हुआ। तो अगर देखें तो द्वितीय जो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ। और इसका जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक देखें तो वो कौन था? नंदीवर्धन। तो इससे बस एक ही क्वेश्चन आता है, नंदीवर्धन। तो अंतिम जो शासक था वो कौन था? नंदीवर्धन। अगर अब बात करें नंदवंश की, तो नंदवंश की बात करें तो नंदवंश में कम से कम लगभग 10 राजा हुए, लेकिन 10 राजा, लेकिन हमें प्रथम और अंतिम राजा याद करने हैं, क्योंकि अन्य के बारे में किताबों में भी नहीं दिया और अन्य से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंदवंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद ने। नंदवंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद ने। तो ये महापद्म नंद एक ऐसे भारत के एक प्रथम ऐसे राजा थे जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। भारत के जो प्रथम राजा थे, प्रथम शासक थे जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। हम देखते हैं कि अन्य राजा और अन्य जो राजा हैं वो अन्य अन्य उपाधियाँ धारण करते हैं। तो जो सबसे प्रतापी राजा थे और शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। और अगर देखें तो ये इतने शक्तिशाली थे कि पुराणों में भी इनकी किस्से, महापद्म नंद की किस्से, तो जो परशुराम है उनका दूसरा रूप बताया जाता है या दूसरा अवतार बताया जाता है। अगर देखें पुराणों में, तो पुराणों में महापद्म नंद को किसका? परशुराम का दूसरा रूप बताया जाता है। और जो महापद्म नंद थे वो पहले तो कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग को आक्रमण कर कर जीत लेते हैं। और अगर हम कलिंग को देखें तो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह फिर कलिंग को जीत लेते हैं। तो कलिंग से जो जैन धर्म की मूर्ति होती है जिनसैन की, तो उस मूर्ति को वो मगध ले आते हैं। क्योंकि अगर देखें तो फिर बाद में क्या करते हैं, वो एक नहर का भी निर्माण करते हैं। अगर कलिंग में देखें तो कलिंग में फिर क्या करते हैं, वो एक नहर का निर्माण भी करते हैं। पहले कलिंग पर युद्ध किया और फिर उसे जीता और कलिंग से जैन जिनसैन की मूर्ति को मगध लाए। और फिर देखते हैं कलिंग में इसने नहर खुदवाई, कलिंग में इसने नहर खुदवाई। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो कलिंग के एक राजा थे खारवेल, और उन्होंने जो हाथी गुफा थी उस अभिलेख से मिलता है। जो हाथी गुफा इन्होंने खारवेल ने बनवाई थी, तो उसमें एक अभिलेख मिलता है कि एक नहर महापद्म नंद ने बनवाई थी, तो उस अभिलेख से मिलता है। और अगर नंदवंश का देखें अंतिम शासक तो कौन था? घनानंद। अगर घनानंद देखें तो घनानंद कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक। अगर नंदवंश की अंतिम शासक की बात करें घनानंद, तो घनानंद एक काफ़ी क्रूर शासक था, लेकिन
उसका जो दरबारी था या मित्रता थी तो वो किससे थी? कौटिल्य। कौटिल्य का एक अन्य नाम भी है चाणक्य या विष्णुगुप्त, तो उससे मित्रता थी, यह दरबारी था। तो अगर देखें तो जब कौटिल्य और इन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो कौटिल्य इनके दरबार से चले जाते हैं, लेकिन वो फिर कहाँ चले जाते हैं? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरे चले जाते हैं और उनसे मित्रता हो जाती है। तो फिर उनसे मिलकर घनानंद की हत्या करवा देते हैं और वो आगे पढ़ेंगे हम। और अगर एक और देखें पॉइंट इसमें, तो सिकंदर जो यूनानी शासक था, और सिकंदर का आक्रमण लगभग 326 BC के आसपास होता है। तो वो किसके समय होता है? तो वो भी घनानंद के समय होता है। तो यूनानी शासक जो सिकंदर था उसका जो आक्रमण होता है वो घनानंद के समय होता है। तो वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो पहले तो ये क्रम ही याद रखें, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद होंगे, पहले हर्यक वंश आया और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार ने लगभग मगध की गद्दी पर कब? 544 BC में। और मगध की जो पहली राजधानी बनाई राजगृह, सबसे पहले राजगृह बनाई कौन ने? बिंबिसार ने। और इसके बाद उन्होंने 3 शादियाँ भी की, 3 देश जीते, कौशल, वैशाली, मद्र, और जो जीते तो वहाँ से शादियाँ भी करी और काफ़ी अन्य। और इसके बाद देखें तो अजातशत्रु आते हैं और इनसे एक पॉइंट अलग भी बनता है बिंबिसार से, कि जो राजवैदक जीवक होते हैं उनको जो अवंती के राजा होते हैं प्रद्योत, उनके सेवा में और महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजते हैं। तो एक क्वेश्चन वो भी बनता है। और अजातशत्रु की बात करें तो कुणिक, अजातशत्रु का नाम अन्य कुणिक भी है। और ये 493 BC में अपने पिता की हत्या कर ये मगध की गद्दी पर बैठते हैं और ये काशी और वैशाली को जीतते हैं। और प्रथम जो बौद्ध सभा होती है इन्हीं के समय होती है। और इसके बाद जो आते हैं उदयन, वो अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठते हैं। और इनका जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, गंगा और सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं और फिर उसे ही राजधानी। दोस्तों देखें तो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो नागदशक होते हैं। और जो शिशुनाग वंश की जो स्थापना होती है फिर वो नागदशक के बाद होती है। नागदशक के जो संस्थापक होते हैं वो शिशुनाग होते हैं। तो ये तो याद करना बहुत आसान है, शिशुनाग और शिशुनाग। और इसके बाद जो शिशुनाग राजधानी बनाते हैं वो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाते हैं। और कालाशोक होते हैं वो शिशुनाग के पुत्र होते हैं। तो कालाशोक क्या करते हैं? वो वैशाली राजधानी को फिर पाटलिपुत्र ले जाते हैं। और इनके जो मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध सभा किसके काल में होती है? तो वो इन कालाशोक के शासन के टाइम पर होती है। और जो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो नंदीवर्धन होते हैं। और फिर जो अगला जो वंश आता है वो आता है नंदवंश। और नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद। और महापद्म नंद तो जो ये एक ऐसे प्रथम शासक थे जो एक राट की उपाधि धारण की थी और इसीलिए ये शक्तिशाली थे काफ़ी। तो पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा भी अवतार कहा गया है। और कलिंग, और जो महापद्म नंद थे उन्होंने कलिंग जीता। कलिंग से जो जैन धर्म की मूर्ति थी जिनसेन, उसको कलिंग से उठाकर मगध लाए और फिर कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया। और जो नहर का निर्माण करवाया तो उसका एक अभिलेख से प्रमाण मिलता है। अगर देखें तो खारवेल ने एक हाथी गुफा बनवाई थी, तो उस गुफा से एक अभिलेख का प्रमाण बनता है एक नहर का। और जो इस नंदवंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? घनानंद। और सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था तो वो किसके टाइम पर हुआ था? तो वो घनानंद के समय हुआ था। जो इस अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का उदय कैसे होता है तो इससे बात करेंगे अगले जो वीडियो आएगा अगले वीडियो में मौर्य वंश की। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।